मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान का टेस्ट नंबर 10। इससे पहले मैंने आप लोगों को 9 टेस्ट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने उन सभी टेस्टों को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी टेस्टों का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर सभी टेस्टों को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जल की भौतिक स्थिति होती है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 के बाएं तरफ जितना आप जाएंगे तो जल की भौतिक स्थिति क्या होगी, बर्फ़ के रूप में हमें जल प्राप्त होगा। 0 से 100 के बीच में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर जाते हैं आप तो जो जल की भौतिक स्थिति द्रव अवस्था में प्राप्त होगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर आप जाते हैं तो जल की भौतिक स्थिति हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त होगी। तो आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा था 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसीय स्थिति। 257 डिग्री यानी 100 डिग्री से जितना ऊपर हम जाएंगे जो जल की भौतिक स्थिति होगी वो गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होगी। 0 से 100 के बीच में अगर आप रहते हैं तो जल की भौतिक स्थिति हमें द्रव अवस्था में प्राप्त होगी। अगर 0 से कम पर रहते हैं तो हमें जल की भौतिक स्थिति बर्फ के रूप में प्राप्त होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसीय अवस्था में। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी का क्वथनांक बिंदु है। पानी का क्वथनांक बिंदु, सबसे पहले ये जान लीजिए क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं। क्वथनांक बिंदु वह बिंदु जिस पर द्रव क्या होता है, खौलता है। जिस पर द्रव क्या होता है, खौलता है। तो पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसे सेल्सियस में बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में बात करते हैं तो 373 केल्विन होगा। अगर फ़ारेनहाइट में अगर क्वथनांक की बात करते हैं जल की तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर रेग्यूमर में बात करते हैं क्वथनांक की तो 80 रेग्यूमर होता है। ठीक है, तो जल का क्वथनांक बिंदु कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक का मतलब होता है जिस पर द्रव खौलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है। सबसे कम अगर बात करते हैं तो सबसे कम बैगनी की होती है तरंग दैर्ध्य, और सबसे अधिक अगर तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, बैगनी रंग की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। संपीड़न का मतलब होता है दाब बढ़ना, यानी संपीड़न का मतलब होता है दाब बढ़ना। दाब बढ़ेगा तो रगड़ बढ़ेगा, रगड़ बढ़ेगा तो घर्षण बढ़ेगा, घर्षण बढ़ेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो संपीड़न कहाँ पे निर्माण, संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पे वायु दाब क्या होता है, उच्च होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च। ठीक है, संपीड़नों का निर्माण कहाँ पे होगा, जहाँ पे वायु दाब क्या होगा, उच्च होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिंडल प्रभाव प्रकार के से संबंधित है। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है अगर कोलाइड विलयन से प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्ण होता है। प्रकीर्ण का मतलब होता है प्रकाश का क्षय होना। तो टिंडल प्रभाव प्रकार के किससे संबंधित होता है, प्रकीर्णन से संबंधित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय होना। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रकार के किससे संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है और प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति हमसे पूछा है, प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
बटा में अपवर्तनांक हमारा कितना दिया है 1.5, माध्यम में अपवर्तनांक सूचकांक का मान कितना दिया है 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। देखिए धातुओं, जितने भी धातुएं हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और धातुओं की बात करते हैं तो उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं, बेसिक अर्थात क्षारीय होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक। बेसिक को ही क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो अम्लीय नहीं है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। अम्लीय कौन होता है, जो अधातुएं होते हैं। जैसे SO2 क्या है, अम्लीय है। NO2 क्या है, अम्लीय है। SO3 क्या है, अम्लीय है। लेकिन CO क्या है, उदासीन है। CO क्या है, उदासीन है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CO क्या है, अम्लीय नहीं है। CO क्या है, अम्लीय नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न कह रहा है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Al2O3। Al2O3 क्या है, अम्ल और क्षार से क्रिया करके ये जल और लवण बनाते हैं। उन्हें क्या करते हैं, उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Al2O3। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। सबसे पहले जान लीजिए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन पर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन परमाणु के बीच तिहरा बंध होता है, गलत। ऑप्शन नंबर बी है 2 कार्बन परमाणु के बीच दोहरा बंध होता है, गलत। ऑप्शन नंबर सी कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितना एकल बंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, एकल बंध बना होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है। अब आपको संतृप्त असंतृप्त में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए CH2, ऑप्शन नंबर बी C2H6, ऑप्शन नंबर सी है C2H2, ऑप्शन नंबर डी है C2H4। तो सबसे पहले ये जान लीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C2H6। अगर C2H6 की बात करते हैं तो इसका अगर विन्यास किया जाए तो C हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ऊपर हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन, यानी C2H6। इसमें सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड अगर 2 कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपिलीन, ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटाडाइन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीथेन। मीथेन में क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है C6H6 क्या है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी बेंजीन, ऑप्शन नंबर डी टॉल्यूइन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंजीन। C6H6 क्या है, बेंजीन होगा। अगर बेंजीन अगर ऑप्शन में नहीं देता तो हमारा राइट आंसर हो जाता हाइड्रोकार्बन, क्योंकि C6H6 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेंजीन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर बेंजीन अगर ऑप्शन में नहीं देता तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाता, हाइड्रोकार्बन हो जाता। ठीक है, C6H6 क्या है, बेंजीन है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी है कॉलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी है जाइलम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, और जाइलम क्या करता है, पौधे के सभी भागों में खनिज लवण पहुंचाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोएम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर बी एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी है रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी है कैंसर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, एक आनुवंशिकी रोग है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थैलेसीमिया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रक्त का कौन सा घटक भोजन नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो कह रहा है क्वेश्चन में रक्त का कौन सा घटक भोजन नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है जो भोजन नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसी के कारण आद्य वायुमंडल कम हो रहा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है NH4 NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। सबसे पहले इसका प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान संख्या निकालना पड़ेगा। देखिए नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन का कितना आता है, 1 होता है। तो इसके कितने परमाणु हैं, 4, तो 4 हो जाएंगे। और नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसके 3 परमाणु हैं, 16 या 48। अगर सभी को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 80 आता है। यानी टोटल द्रव्यमान कितना आ गया, NH4 NO3 का टोटल द्रव्यमान कितना आ गया, 80 आ गया। अब हमसे पूछा है किसका, नाइट्रोजन का प्रतिशत। नाइट्रोजन किस का द्रव्यमान कितना होगा, 14 इसका 14 इसका यानी 28। तो 28 टोटल नाइट्रोजन का द्रव्यमान बटा में कुल द्रव्यमान कितना है, 80 है, गुणे 100। तो इसको करेंगे 7, इसको 4 से काटेंगे, 4 सते 28, 4 से काटेंगे 20 बार में, 20 पच्छे 100, 5 सते 35। यानी जो नाइट्रोजन का प्रतिशत आ जाएगा कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35%। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी तत्व का परमाणु भार अज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है।
आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, किसी तत्व का परमाणु भार अज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो हमेशा किससे तुलना की जाती है, कार्बन के साथ की जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन। ये रहे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।